पुष्टिकरण, ध्रुवीकरण, ये चंद शब्द ऐसे हैं जो चुनाव नजदीक आते आते अखबार और टीवी की सुर्खियां बन जाते हैं। और इसके पीछे की वजह है खुद राजनेता इसके पीछे की वजह है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास शो अड़ी। मंच से चंडी पाठ, मंच से गायत्री मंत्र, ममता बनर्जी के भीतर इतना बदलाव कई सवाल खड़े कर रहा है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुल्लम खुल्ला हिंदुत्व राग अलापना भी सियासत का दूसरा पहलू है। अब जरा सोचिए, क्या बंगाल चुनाव में राम जी ही बेड़ा पार करेंगे? क्यों योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है जो राम का नहीं वो जनता के काम का नहीं? पलटवार ममता बनर्जी भी कर चुकी हैं, जिन्होंने कह दिया है जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आज की अड़ी में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ममता ने क्यों बोला कि बीजेपी वोट की लुटेरी है। आज बात जंगल महाल की होगी, जिसे हमेशा से सत्ता की राह बतलाया गया। लेकिन सबसे पहले यह बड़ी खबर, ममता बनर्जी का बीजेपी पर बहुत बड़ा आरोप। पूछा, क्या बीजेपी मुझे मारने की साजिश रच रही है? इलेक्शन कमीशन ने मेरे डायरेक्टर सिक्योरिटी को क्यों हटाया? ममता बनर्जी ने अमित शाह पर भी लगाए गंभीर आरोप। गृह मंत्री देश चलाएंगे या तय करेंगे किसे मारना है? चुनाव आयोग को अमित शाह डायरेक्ट कर रहे हैं, कहा ममता बनर्जी ने। আমরা তো চাই ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশন হোক, কিন্তু হু ইজ অমিত শাহ? তিনি ইলেকশন কমিশনকে গাইড করবার কে? তিনি ইলেকশন কমিশনের কাজে ইন্টারফেয়ার করছেন, ডে টু ডে কাজে ইন্টারফেয়ার করছেন। আমার সিকিউরিটির মেইন চার্জ যে তাকে পর্যন্ত সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। और आज की अड़ी में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान संदीपा चक्रवर्ती, प्रवक्ता बंगाल कांग्रेस, आज हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। मानव जायसवाल, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। अविनिजेश अवस्थी, राजनीतिक विश्लेषक हैं और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। गौतम लाहिरी, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। कुछ ही देर में जॉन बारला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे, लेकिन तब तक जरा ये समझने की कोशिश करें कि अब किधर चल पड़ी है नैरेटिव की हवा। आज जो बातें कही गई उनमें से ये दो जो हमने आपको अभी सुनाई वो प्रमुख थी। परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तन ही है कि ममता बनर्जी अब चंडी पाठ कर रही हैं, गायत्री मंत्र का पाठ कर रही हैं। और दूसरी तरफ से ये कि इलेक्शन कमीशन भी गृह मंत्री के इशारे पर काम कर रहा है और मुझे मारने की साजिशें की जा रही हैं। सबसे पहले तो मानव जायसवाल, बगैर तथ्य के ये बातें की जा रही हैं तो क्यों की जा रही हैं? और अगर तथ्य हैं तो तथ्यों के साथ क्यों नहीं की जा रही हैं? नमस्कार सभी को, सभी प्रवक्ताओं का नमस्कार, और सर आपका भी नमस्कार और पूरे हिंदुस्तान को नमस्कार। सर, तत्व तो सीधा प्रमाणित हो गया है कि जब इलेक्शन कमीशन ने हमारे सिक्योरिटी को हटाया, वहां के डीएम को हटाया, वहां के एसपी को हटाया, तो तथ्य सर इलेक्शन कमीशन प्रमाण करे। हमने तो एलिगेशन दिया है क्योंकि हम चोटिल हैं, हमको चोट लगी है। हमारी स्टार प्रचारक और हमारी जो मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री हैं, उनको जान से मारने की धमकी, जान से मारने की कोशिश करी गई कि उनको घाट तक पहुंचाया गया कि बीजेपी को थोड़ा सा लाइफलाइन मिले। लेकिन बीजेपी किसी भ्रम में ना रहे। बंगाल की धरती है, यहाँ दुर्गा और शक्ति का स्वरूप है हमारी मुख्यमंत्री, और हर तरीके से वो लड़ने के लिए सज्ज हैं और हम उनके सैनिक हैं। हम भी सज्ज हैं। तो ये तो ठीक है, ये आप कह सकते हैं ऐसा, लेकिन आपने जो बातें कही वो बहुत गंभीर हैं। लेकिन क्या वो सतही रूप से गंभीर दिखाई जा रही हैं या वाकई वो गंभीर हैं और उनकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए? अविनिजेश अवस्थी जी। सर आपको मानव जायसवाल, मैं आऊंगा आपके पास। अविनिजेश जी से सवाल है। मानव दिनेश जी, बड़ी साफ सी बात है। अभी खुद मानव जायसवाल ने कहा उन्हें चोट लगी, और चोट लगने के कारण जिस तरीके का वातावरण बना, चुनाव आयोग ने उनका जो सिक्योरिटी सलाहकार थे, सिक्योरिटी के इंचार्ज थे, उनको हटाया। ये तो ममता बनर्जी और टीएमसी की तरफ से थे कि मुझ पर हमला करने की कोशिश की गई। अगर उनका सिक्योरिटी सलाहकार उनकी सिक्योरिटी नहीं कर पाता, उसके बावजूद उनको चोट लग जाती है, तो इसको हटाने में उनके फेवर का किया गया। अगेंस्ट करना ही चाहते तो दोबारा कर लें, फिर वही ले आए। या तो ये तो इतना तो समझ में आता है कि उनके माध्यम से, अपने सिक्योरिटी गार्ड के माध्यम से, सिक्योरिटी इंचार्ज के माध्यम से वो एक ये फैलाना चाहती थी कि ये हमला हुआ, जो नहीं हो पाया। वास्तव में बंगाल की जनता जानती है, ये पिछले 10 सालों से जो चल रहा है बंगाल की जनता के लिए कोई नया नहीं है। ये उन्होंने कहा खेला होबे, यही खेला होबे, और अब ये बंगाल की जनता इस खेला को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये बात समझ में जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा है। हाँ, ये बात जरूर है। दिनेश जी 10 सेकंड और लूंगा, 10 सेकंड सिर्फ और लूंगा मैं। वो जो आजकल जो मंत्रों का पाठ कर रही है, दुर्गा सप्तशती में से अर्गला स्तोत्र का कभी या कभी और पाठ, इसके लिए एक दोहा है और वो कह करके हम अपनी बात खत्म करूंगा। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। अगर ये 10 साल करती रहती तो काहे को होता, तब तो वो अल्लाह अकबर कर रही थी। ये हालत है। ठीक है, आपने ये जो बात कही कि अब ये दुख और संकट और चैलेंज की घड़ी ऐसे याद आ रहे हैं भगवान, लेकिन
गौतम लाहिरी जी, मुझे ये समझाइए, इस तरीके की बातें खास तौर से इलेक्शन कमीशन जैसे जो संस्थान हैं, जो स्वायत्त हैं, और जिन हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के प्रति, अगर इंस्टीट्यूशंस के प्रति इस तरीके के आरोपों के साथ श्रद्धा पर सवाल खड़े होने लगेंगे, हम इनको हमने ही बनाया और हम ही इनके तरफ सवाल खड़ा करने लगेंगे, तो क्या ये हमारे लिए ठीक है? नहीं, देखिए, वो तो बात अलग है कि ठीक है कि ठीक नहीं है। ठीक तो ऐसे नहीं होना चाहिए, वो अलग बात है। हकीकत यह है कि आजकल हर इशू एक चुनावी राजनीति में बदल दिया जाता है। अगर मैंने जो सुना है अपना कानों से कि ममता बनर्जी खुद शिकायत कर रही थी कि पुलिस एसपी वहां पे मौजूद क्यों नहीं थी, तो पुलिस एसपी का जो मौजूद होना था अगर क्यों नहीं है, इसके लिए इलेक्शन चुनाव आयोग ने जो कार्रवाई किया, मेरे ख्याल में लगता है कि सिक्योरिटी का चूक हुई है, इसलिए सही कार्रवाई किया, इसमें नाराज नहीं। लेकिन ममता बनर्जी इसको भी पॉलिटिकली इसको मुद्दा बना रहे हैं। वो देखिए, वोट में कितना तब्दील हुआ बात की बात है। चुनाव आयोग तो विवाद में है बंगाल के चुनाव लेके, जब से चुनाव डिक्लेयर हुआ 8 चरण में। नहीं, सवाल यह है ना गौतम लाहिरी जी कि किसी को क्या लगता है, कोई कदम किसी इंस्टीट्यूशन का किसी पॉलिटिकल पार्टी को रास नहीं आ रहा है, इसलिए वो इंस्टीट्यूशन पर ही सवाल खड़े करने लगेगा। वो कभी सीबीआई की तरफ उंगली उठाएगा, कभी ईडी की तरफ उंगली उठाएगा, कभी वो कह देगा इलेक्शन कमीशन जो है इन्फ्लुएंस होकर काम कर रहा है, तो फिर इस देश में जो सिस्टम है उस पर हमारा भरोसा अकीदा रह जाएगा क्या? ये बड़ी बात है ना। जॉन बारला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लें। जॉन बारला, आप लोग इशारों में चला रहे हैं इंस्टीट्यूशन, और इंस्टीट्यूशन की जो साख है वो अब सवालों में आ गई है। अभी जैसे इलेक्शन कमीशन को लेकर उंगलियां उठ रही हैं। हेलो जी जॉन बारला, आवाज आ रही है आपको? हेलो जॉन बारला को मेरी आवाज ये नहीं जा रही है। संदीपा जी के पास मैं चलना चाहता हूं। संदीपा जी, ये सब चल रहा है, ये सब राजनीति में, चुनाव में सब होता है, सब जायज है, हमने देखा है, लेकिन कहीं पर ये भी हमको ख्याल रखना पड़ेगा ना कि हमारे संविधान से ये सिस्टम हमने खुद बनाया है, और इसको कहां पर हमारी मर्यादा की लकीरें खींची हुई हैं, या फिर इसका भी ख्याल नहीं रखा जाएगा? क्या है ना, ममता बनर्जी खुद एक इंस्टीट्यूशन बन सकते थे। इतनी देर तक आप लोग इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हो कि ममता बनर्जी खुद एक इंस्टीट्यूशन बन सकती थी, लेकिन ये जो हरकतें कर रहे हैं ममता बनर्जी, तो इससे एक्चुअली क्या है ना, एक मतलब जो एक रेस्पेक्ट की हम लोग अगर बात करें, एक विक्टिम कार्ड, एक जेंडर विक्टिम कार्ड वो खेलने पे लगे हुए हैं। वो लोग लोकतंत्र को एक खेल समझ रहे हैं, वो राजनीति को एक खेल समझ रहे हैं। तो ये एक्चुअली जायज नहीं है। ये लोग, यहाँ के लोग इसको टॉलरेट नहीं कर रहे हैं। लोगों को ये देखना है कि कौन हमारी जो मौलिक अधिकार है, जो हमारी जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी बात करें। लेकिन ये सब करके ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। आपने इंपॉर्टेंट बात कही है कि ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। और दूसरे, आप अपनी विम्स एंड फैंसीज के साथ किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ उंगलियां ना उठाएं, या ये ना कहें कि वो इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि इससे पूरे सेटअप पर फर्क पड़ता है। अगर आपके पास तथ्य हैं तो उसको ले जाएं, जनता के सामने रखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, हम कवर करने आएंगे, लेकिन ऐसे हवाई आरोप ना लगाएं। जॉन बारला, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या आप लोगों ने माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया है कि हर एक इंस्टीट्यूशन सवालों के घेरे में है, इलेक्शन कमीशन भी? ना, ऐसे बात नहीं है। हर समय इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर आप लोग विरोधी दल एक सवाल हर समय उठाया गया है। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, जब इलेक्शन हुआ है पश्चिम बंगाल में, उसी समय इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाया जाता है ना। ये ठीक नहीं है। देखिए, निष्पक्ष चुनाव हुआ है, 8 चरण में हुआ है, तो इससे तो लोगों में तो कहीं खौफ नहीं है। शांति से हम लोग वोट दे पाएंगे। लोगों का मतलब आज खुश है कि कम से कम हम लोग घर से निकल के आके वोट दे पाएंगे। लेकिन आपने सिक्योरिटी डायरेक्टर जो इलेक्शन कमीशन ने बदला है, वो आपके इशारे पर बदला है, वो गृह मंत्री के इशारे पर बदला है, ऐसा परसीव किया जा रहा है ममता बनर्जी की तरफ से। देखिए, जिस प्रकार से परिस्थिति है उसको देखते हुए जहां जहां संतरास फैलने वाली है उस जगह प्रोवाइड कर रहा है अपना फोर्स। और इसमें कहाँ किसका ऑर्डर में चल रहा है भाई? ऐसे सोच, ये गलत सोच हो रहा है। ये विरोधी दल अभी उसका खिसक रहा है, जमीन खिसक रहा है, इसलिए इस तो ये बातें बार बार क्यों आ रही है मानव जायसवाल कि आपकी जमीन खिसक रही है, इसलिए ये अब बहाने तलाशे जा रहे हैं कि आरोप कहां पर चस्पा कर दिया जाए। मैं आऊंगा, इसका जवाब लूंगा आपसे, लेकिन उससे पहले बंगाल आते ही योगी ने हिंदुत्व की राह पकड़ी। राम नाम के सहारे योगी ने ममता को जमकर कोसा। जो हमें राम से अलग करेगा वो सत्ता से वंचित हो जाएगा। ममता के चंडी पाठ को योगी ने परिवर्तन करार दिया। ममता दीदी जय श्री राम के नारों से बहुत डरती हैं, कहा योगी ने।
ममता दीदी जय श्री राम के नारे से बहुत चिढ़ती है। एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसी नस्ल पैदा हो गई थी बड़ी संख्या में जो मंदिरों में जाने को ये मानते थे कि उनके सेकुलरिज्म इससे खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। ये परिवर्तन है ना, यह है नया भारत। हर व्यक्ति को भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ ने यहां एक बदले की बात भी की। वो बदला, वो रिवेंज क्या है, क्यों उन्होंने यहां पर इस बदले का जिक्र किया और क्या इसी तरीके से अपने समर्थकों और वोटर्स को पोलराइज किया जा रहा है, जरा ये समझने की कोशिश करेंगे। या राजनीति ऐसे ही काम करती है। बदला, कैसा बदला था ये और क्या हुआ था असल में? 2019 की घटना का हवाला दिया गया। बताया गया कि 2019 में आम चुनावों के समय योगी आदित्यनाथ यहां पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। लेकिन हुआ क्या था? योगी आदित्यनाथ जब यहां चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे, पुरुलिया में उनकी सभा होनी थी। पुरुलिया, आप जानते हैं, पुरुलिया को आम ड्राफ्ट केस के लिए जाना जाता है। 1995 में यहां हथियार गिरे, किसने गिराए, क्या गिराया, आज तक अभी स्थिति साफ नहीं है। लेकिन पुरुलिया का यह वाकया देख लीजिए। 2019 में जब वहां पहुंचे, उनको लैंड नहीं करने दिया गया। वो वापस पहुंचे क्योंकि झारखंड से लगी हुई हैं सीमाएं इस जगह की, पुरुलिया की। तो वो पहुंचे वापस बोकारो। बोकारो, रांची, धनबाद और हजारीबाग ये लगते हैं पुरुलिया की सीमा के साथ। जब वो वापस झारखंड लौटे, वहां उन्होंने जाकर अपने हेलीकॉप्टर को ग्राउंड किया और वहां से वो रोड के रास्ते करीब 35 किलोमीटर चलकर वो पुरुलिया पहुंचे। और कहते हैं कि खुद योगी आदित्यनाथ आज सभा में ये बता रहे थे कि तब मैंने प्रण किया था कि जब अगली बार चुनाव प्रचार के लिए जाऊंगा तो यहीं पुरुलिया से चुनाव के कैंपेन की शुरुआत करूंगा और इसीलिए मैं पुरुलिया पहुंचा हूं। अब जरा राजनीति में इस तरह के दृष्टांतों की चर्चा भी कर लें और अवनिजेश जी के पास जाने की समझने की कोशिश करते हैं। अवनिजेश जी, ये क्यों जरूरी था कि इसका हवाला दिया जाए, जरा ये समझाइए हमको आप। दिनेश जी, बड़ी साफ सी बात है कि एक मुख्यमंत्री, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को आने ना दे, रैली ना करने दे और लोकतंत्र की दुहाई दे। और यहां सब बैठ करके मानव जायसवाल जैसे व्यक्ति यहां पर बैठ के कहें कि ये इलेक्शन कमीशन गलत कर रहा है। कोई किसी के पास है इस बात का जवाब? क्या वो दिन भूल गए जब पंचायत चुनावों में हाई कोर्ट ने क्या कहा था? कोलकाता हाई कोर्ट ने क्या टिप्पणी की थी? बड़ी साफ सी बात है दिनेश जी। आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल के 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना चाहिए। क्या यहाँ की आपकी महिलाएं बहनें सुरक्षित हैं? क्या आपका सड़क, पानी, बिजली बिल्कुल ठीक है? घर मिले हैं? किसान निधि मिली है? ये सब नहीं मिले, ये सब भी कहा उन्होंने। और इसके साथ यह भी जरूरी है कि मेरा मौलिक अधिकार है मुझे अपने धर्म की रक्षा, धर्म का पालन करना। ठीक है, तमाम चैनलों में दिखाया है। ये समझ लें, योगी आदित्यनाथ अगर ये कह रहे हैं कि यहाँ मुझे इजाजत नहीं मिली थी और मैं सड़क के रास्ते वापस आया था और यहाँ पर प्रचार किया था, अभी असदुद्दीन ओवैसी को नहीं दी गई इजाजत यहाँ रैली करने के लिए, क्या इस तरीके से आप लोग अपनी सत्ता बचाएंगे? मानव जायसवाल सर, हम सत्ता नहीं बचाने की बात कर रहे हैं, हम अपने प्रेम और अपने भाईचारे को सुरक्षित रखने की बात कर रहे हैं। हम सुरक्षित रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, हथरास में एक बेटी मर जाती है, उसको उसके परिवार को दिया नहीं जाता, उसके शव को, वो महिला आपके भाईचारे में तुष्टिकरण क्यों दिखता है? सर, तुष्टिकरण तो उनके नजर में है जो धर्म की राजनीति करते हैं। हम कर्म की राजनीति करते हैं, हम कर्म को प्रधान मानते हैं, हम कर्म का निर्वाह करते हैं। तो क्या गलत करते हैं? श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म का निर्वाह करिए, हम कर्म का निर्वाह कर रहे हैं और आप धर्म की राजनीति करते, आपके पास कुछ और है नहीं कहने को। और आप जहां तक सर ये साहब जो बोल रहे हैं अभी, सॉरी हम आपका नाम नहीं बोल पा रहे हैं सर, माफ कीजिएगा, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कौन से कार्य का निर्वाह हमारी नेत्री ने नहीं किया? कन्याश्री नहीं दिया और नहीं, ठीक है, इस पर आते हैं। ये लिस्ट तो बहुत लंबी हो जाएगी, उसमें 5-6 प्रोग्राम करने पड़ेंगे जो आप गिनाने शुरू हो जाएंगे। आप जैसे जवाब देना चाहते हैं आपकी बात का, आपने धर्म और कर्म की बात की, जल्दी से जवाब लेके गौतम लाहिड़ी आपके पास आने वाला हूं। अवनिजेश जी जवाब क्या नहीं दिया है सर? और सर जहाँ धर्म की बात होती है, जहाँ पूजा पाठ की बात होती है, दिनेश जी, अरे भैया मानव जी मैं आऊंगा, मानव जी आप सुन लीजिए। अवनिजेश जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। मानव जी आप सुन भी लीजिए। आपने सवाल उठाया, इसका जवाब सुन लीजिए। नाम तो मेरा बड़े बड़े लोग नहीं ले पाते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ममता बनर्जी आज
वो अर्गला स्तोत्र का पाठ कर रही हैं, आज वो मंदिर मंदिर जा रही हैं। कल तक वो जय श्री राम के नारे पर कहती थी कि चमड़ी उधेड़ दूंगी। उनको ममता वोट कार्ड, अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाए ना, वो कहां पे है? कोई रिपोर्ट कार्ड है उनका? कहीं भी है? सिर्फ बीजेपी के खिलाफ मेरे ऊपर हमला हो गया, मेरे ऊपर हमला हो गया, इस कारण वोट मिलेंगे क्या? बंगाल का भद्रलोक उनको देगा? उनको जवाब देना चाहिए कि 130 लोगों की हत्या कैसे हो गई। ये थी वहां पे कानून व्यवस्था की हालत। कैसे बशीरहाट में 200 लोगों के घर जला दिए गए, ये थी वहां की लॉ एंड ऑर्डर की हालत। नहीं, क्या होता रहा समझ ले, क्या भाईचारा अभी तक, मुर्शिदाबाद जो में, भाईचारा बीरभूम डिफाइन किया गया है, ये भी बताइए समझिए। ना, भाईचारा को लेके परसेप्शन अभी तक क्या रहा है? क्या गौतम लहरी भाईचारा ये समझा जाता है कि दूध देने वाली गाय के लात खाना ठीक है? क्या भाईचारा अभी तक जो परसीव किया जाता रहा है वो ये किया जाता रहा है कि बाटला हाउस एनकाउंटर जो है वो फेक था? क्या यही भाईचारे की एक तरीके से डेफिनेशन है? नहीं, वो तो डेफिनेशन अगर था तो अभी वो नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि चुनावी उम्मीदवार ने 12 मुस्लिम उम्मीदवार इस बार ममता जी ने कम किया है, उस जगह पे हिंदू उम्मीदवार किया है। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि आप मंत्रोच्चार कर रहे हैं, देव दिव्या का नाम दे रहे हैं, तो ये एक नैरेटिव बंगाल चुनाव में बन गया है कि ध्रुवीकरण का राजनीति, कौन ज्यादा हिंदू है, हिंदू का रक्षक कौन है, कौन रक्षा करते हैं। सिर्फ एक समुदाय दूसरे समुदाय जो है वो समुदाय के लिए जो माना जाता था, एक छवि बन गया था कि तुष्टीकरण का जो छवि, उसको और नकारने का कोशिश है, वो कोशिश कर रहे हैं। कितना कामयाब होगा मुझे पता नहीं, लेकिन बीजेपी का आक्रमण जो है ये तो मैं देख रहा हूँ। आज जब से बीजेपी हुआ, अगले दिन और भी ज्यादा होगा। वो तो इसी लाइन पे ही कैंपेन करेंगे कि बंगाल में ज्यादा हिंदुओं को देखा नहीं जाता है। कितना सच है ये तो 2 मई को जनता का राय से पता चल जाएगा। लेकिन फिर अगर ऐसा है तो केवल, अगर ऐसा है तो कम से कम कोई तो नजीर रखेगा सामने, कोई तो ये करेगा कि उसके बदले में अगर कुछ हुआ था तो उसको दूसरे तरीके का काउंटर से ही काउंटर किया जा सकता है। जरा मैं ये समझू जॉन बारला, केवल स्कीम्स गिनाकर, केवल ये करके कि हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं, हम आपके लिए ये करेंगे, अभी तक ये नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हो रहा है? ये नैरेटिव क्यों नहीं है? हेलो हेलो, आवाज मिल रही है आपको जॉन बारला मेरी? संदीपा चक्रवर्ती, क्या ये केवल ये देखा जाता है कि किस तरीके के नैरेटिव्स को बार बार दोहराने से हमको वोट के तौर पर फायदा होगा? वो जनता का नैरेटिव हो ये जरूरी नहीं, क्या ऐसा भी है? लग रहा है टीएमसी और बीजेपी के लिए बंगाल में यही नैरेटिव है। दोनों ही धर्म की राजनीति कर रही है। और कौन लोग धर्म की राजनीति करते हैं? जो लोग पॉलिटिकली इंसिक्योर होते हैं वही लोग करते हैं धर्म की राजनीति, क्योंकि इन लोगों के पास तो कुछ है नहीं। पिछले 10 साल से जो कर रहे हैं ममता बनर्जी की सरकार, आप एक टीएमसी से पूछ लो कि गट्स है क्या बताने के लिए कि क्या कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो धर्म की राजनीति नहीं करती? जी, राष्ट्रीय कांग्रेस है, हम संयुक्त मोर्चा है, हम धर्म की राजनीति नहीं कर रहे। इसीलिए वो खींचतान थी आईएसएफ को लेकर। हम आईएसएफ को लेके क्या, आईएसएफ का जो प्रेसिडेंट है वो शिमुल सोरेन है, वो कहाँ पे हो गए मुसलमान? आप बताइए ना। एक पार्टी जो आईएसएफ है उसमें 9 संस्थाएं हैं, 9 संस्थाएं हैं। दलित है वहां पे, एसटी है, ओबीसी है, संदीपा जी अब यही तो है ना, लोगों को मिलके क्या है कि अगर वो सूट नहीं कर रहा है तो उसकी डेफिनेशन ही बदल दो, बोल दो कि वो नहीं है। वो आपके यहाँ खुद कांग्रेस के अंदर कितना आप समझा पाए कई नेताओं को? आप बता पाए कांग्रेस के भीतर ही कि वो असल में कम्युनल नहीं है, वो रिलीजियस है? आप समझा पाए ये बात? बिल्कुल समझा पाए, और लोग जानते हैं यहाँ पे पार्टी के इंटरनल मैटर है। पार्टी भी जानती है कि ये हम लोग राष्ट्रीय कांग्रेस कभी भी हम लोग कोई ऐसी चीज के साथ या कोई ऐसे दल के साथ नहीं जाएंगे जो एक ही धर्म की तुष्टीकरण कर रही है। हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग धर्म निरपेक्ष है और ये शुरू से होती आई है, शुरू से हम लोग ऐसे ही रहे हैं। तो इस बार भी इसका कुछ ना कुछ किसी भी तरीके क्यों छोड़ के मंच भागे जा रहे थे अधीर रंजन चौधरी? नहीं, अधीर रंजन चौधरी ने बाद में बाइट दे दिया, उन्होंने मीडिया बाइट दे दिया उन्होंने कि ऐसा कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि जो समर्थक है उनका ही उत्साह जगाने के लिए वो बोले कि वो बाद में बात करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मीडिया या फिर ये जो अपोजिशन पार्टीज है ये लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग के लिए तुच्छ मैटर है, ये तुच्छ मैटर है, हम लोग को उससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग का नैरेटिव दूसरा है, आपका नैरेटिव दूसरा है और आपका उसका कोई लेना देना नहीं है। कुछ पार्टियां हैं जो धर्म की सियासत करती हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ऐसा नहीं करती। जनता सुन रही है क्या ऐसा ही है। लेकिन बंगाल विजय के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लगाया दम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ममता पर निशाना, बीजेपी सरकार आई तो तोलाबाजी बंद होगी। किसी मां के लाल में तोलाबाजी की हिम्मत नहीं होगी। राजनाथ सिंह ने ममता पर चोट की।
कहा कि अब तोलेबाजी के लिए और जगह नहीं रह जाएगी। बहनों भाइयों, ममता दी को चोट लगी, केवल सहानुभूति अर्जित करने के लिए आरोप लगा दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अटैक किया। क्या आपने सुना है भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी हिंसा करते? जांच में यह बात साफ हो चुकी है बहनों भाइयों, किसी ने उन्हें मारा नहीं है, किसी ने उनको हमला नहीं किया है, बल्कि सुरक्षा की कमियों के कारण स्वयं ही उनका फ्रैक्चर। हम अहिंसा में विश्वास करने वाले लोग, हिंसा में विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं। वहां की लेकिन इतनी दयनीय स्थिति और लोगों के साथ इतना अत्याचार और इतना अगर चल रहा था गौतम लाहिरी जी, तो यही सवाल हम लोग बार बार पूछते रहे, वहां राज्यपाल से भी पूछते रहे, हम वहां के भारतीय जनता पार्टी नेताओं से भी पूछते रहे कि ऐसे में तो दिस वाज अ फिट केस फॉर प्रेसिडेंट रूल, वहां आपको लगाना चाहिए राष्ट्रपति शासन, वहां लगाना चाहिए, ये क्यों नहीं हुआ? ये नहीं हुआ, ये तो गवर्नर ही जान सकते हैं कि उन्होंने रिपोर्ट उसको तो आप लोगों ने पूछा था, उन्होंने कहा कि ये हम बताएंगे नहीं, और वो कोई समाधान है नहीं, ये भी उन्होंने कहा था टीवी9 भारतवर्ष में मैंने सुना था। इसलिए गवर्नर के ही हाथ में था वो पावर। अभी चुनाव आयोग का हाथ में भी पावर है। चुनाव आयोग आर्टिकल 324 के अंदर उसके पास पावर है, सारे एडमिनिस्ट्रेशन है जो गवर्नर कर सकते हैं। वो भी आप लोग देखिए, बिहार का एक चुनाव में लालू यादव जब थे, उसके बीच में चुनाव आयोग ने चुनाव रद्द कर दिया था, स्थगित कर दिया था, उसके बाद प्रेसिडेंट रूल अपना पड़ा चुनाव का बीच में, ये हुआ था। ये पहले इसका एग्जाम्पल है। तो ये हिंसा का जो बात है, अभी जो है चुनाव आयोग देख रहा है, चुनाव आयोग का भरोसा है सब लोगों का, वो कोई जरूर कोई व्यवस्था वो ले रहा है। बहुत सारी आज खबर है, बहुत सारी सीआरपीएफ कंपनी जा रहा है, हर बूथ में जाएंगे वो लोग। तो इसलिए एक देखना है कि मुझे तो लगता है कि चुनाव के दौरान जो हिंसा हुआ बंगाल में पिछले चुनाव के दौरान, वो चुनाव का पहले और चुनाव के बाद से कम हुआ, ये बात सही है, क्योंकि उसमें निगरानी इसलिए पिछले चुनाव में भी चुनाव आयोग के खिलाफ शिकायत थी तृणमूल कांग्रेस का, उसका पहले भी थी। हर बार चुनाव आयोग एक विवाद में आते हैं, तो एक इशू बनता है, जैसे आज भी बनाने का कोशिश है। चलिए, तो ये रवायत बन गई है, ये रवायत बन गई है। गौतम लाहिरी कह रहे हैं कि अगर सूट नहीं किया तो उंगली उठा दो, लेकिन उंगली उठी हुई है इधर अवनीजेश जी की। जल्दी से अवनीजेश जी। दिनेश जी, मैं एक जरा मैं संदीपा जी को एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप तो सबसे बड़ी, आपका तो नैरेटिव बिल्कुल सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है। आपके मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ जी कमरे के अंदर बैठ करके मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक करते हैं, वो कहते हैं 90% नहीं, मुझे 100% मुसलमानों के वोट चाहिए, बाकियों को तो मैं निपट लूंगा बाद में। आपके नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं वहां जाकर के किशनगंज में कि 65% हो तुम, अगर तुम इकट्ठे हो जाओ तो ऐसी बाउंड्री पार मारना कि नरेंद्र मोदी बाउंड्री पार जाकर के गिरे। अभी आपने बदरुद्दीन असम में क्या किया, केरल में क्या कर रहे हैं, यहाँ जी मैं आपकी बातों को रिफ्रेम करता हूं और संदीपा जी के पास ले जाता हूं कि जो सेकुलर पॉलिटिक्स का दावा करते हैं वो असल में कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और जिनके ऊपर कम्युनल पॉलिटिक्स का आरोप लगता है वो सेकुलर राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। संदीपा जी, वो तो है ना, वही तो मैंने बोला ना कि ये सारे र्यूमर्स है, ये सारे र्यूमर्स है। और ऑपोजिशन पार्टी की तो हमेशा से ही एक चाल रही है कि एक सोच रही है कि कैसे राष्ट्रीय कांग्रेस को दबाया जाए, कैसे 136 पुराना एक जो पार्टी है इसको दबाया जाए। वो तथ्यों पे बात कर रहे हैं, इसलिए अगर आप भी तथ्यों पे जवाब देंगी तो अच्छा रहेगा। संदीपा जी, उन्होंने तो आपको घटनाएं गिनाई ना, उन्होंने तो बयान गिनाया कि मुझे 100% मुस्लिम वोट चाहिए, उन्होंने तो बताया ना आपको। मैंने भी आईएसएफ वाली बात बताई ना आपको। इसको गोलमोल करने के बजाय अगर आप सीधी लाइन में जवाब देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मुस्लिम ये लोग कौन है? ये तो इंडियन ही है ना, इंडियन ही है ना। एक इंडियन का ही तो वोट मांगा है ना कमलनाथ जी ने, कोई गलती तो नहीं है इसमें, कोई गलती तो नहीं है। आप बीजेपी वाले खुलेआम बोल सकते हैं हम लोग सेक्युलर नहीं है, हम लोग सेक्युलरिज्म को नहीं मानते। अगर मुसलमान का वोट चाहिए, ये इंडियन का वोट मांगना है, तो मुझको हिंदुओं के वोट चाहिए, ये क्या नॉन इंडियंस के वोट मांगना हो जाता है? देखिए, ये एक गलत तरीके से बोला जा रहा है, ये गलत तरीके से बोला जा रहा है। मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि इन्होंने जो बोला है कि मुझे 100% मुस्लिम वोट चाहिए, तो हाँ भाई, ये लोग इंडियन है, मुझे चाहिए, मुझे वोट चाहिए, हिंदुओं का भी वोट चाहिए, हर किसी का वोट चाहिए। अगर सब लोग इकट्ठा नहीं आएंगे तो किसी भी सांप्रदायिक जो अशुभ शक्तियां हैं इसके खिलाफ हम लोग लड़ नहीं सकते हैं। कुछ कह रहे हैं अवनीजेश इस पर आपके? अवनीजेश जी, मैं ये कह रहा हूं, दिनेश जी,
दिनेश जी, संदीपा जी, आपको यह मालूम नहीं है कि वो मुस्लिम नेताओं के साथ बात कर रहे थे और मुसलमानों के लिए कहा था, इंडियन के लिए नहीं कहा था। बाहर बैठे जिनसे उन्होंने कहा कि इनसे तो मैं बाद में निपट लूंगा हिंदुओं से, वो इंडियन नहीं है क्या? अगर कोई पार्टी हिंदुओं के लिए कहती है कि मुझे 100% हिंदुओं के वोट चाहिए, तो आप उसे सांप्रदायिक कहेंगे, धर्मनिरपेक्ष कहेंगी? आप बताइए आप। नहीं, लेकिन ये और जो 65% ये की डिफेंड बात करने लायक जो नहीं रहता, सिद्धू उसको कर रहे थे, वो डिफेंड किया किसकी जाता बात है। कर मुझे रहे थे? याद है मानव जायसवाल से जब मैंने कुछ दिनों पहले ये पूछा था कि दूध देने वाली गाय के लात सहे जाते हैं, तो उन्होंने कहा था ये तो हमारी गाय के प्रति श्रद्धा है। हो सकता है आज मैं पूछूंगा वो इसी को फिर से दोहराएंगे कि तो गाय के प्रति श्रद्धा दिखाई थी हमने, है ना मानव जायसवाल? सर सुनिए, अभी कुछ देर पहले जॉन बार्ला जी आपके लाइन पे थे, उनकी लाइन कट गई, लेकिन उन्होंने बोला कि भैया इलेक्शन कमीशन है, अच्छे से हमारे यहाँ इलेक्शन हो, सब लोग इलेक्शन देंगे, बहुत स्वच्छ वातावरण है हमारा। फिर अभी अग्निवेश जी ने बोला कि भैया यहाँ पे तो वातावरण अच्छा है नहीं, क्राइम रेट सबसे ज्यादा है। फिर यहाँ पे हमारे गौतम सर हैं, उन्होंने भी बोला। लेकिन सर एक बात बताइए, एनसीआरबी का जो डेटा है उसमें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है क्राइम में। उसके बाद सीटें हैं वहां लोकसभा और विधानसभा की। सर लोकसभा विधानसभा की सीटें और क्राइम में क्या प्रॉब्लम है सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्षेत्रफल के हिसाब से आप देखेंगे नहीं, प्रोपोर्शनेट नहीं करेंगे उसको। ये तो एनसीआरबी से पूछिए सर आप, ये तो आपको एनसीआरबी से पूछना चाहिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं तो बहुत, नहीं सर, अरे ठीक है, मैं पूछ लूंगा एनसीआरबी से। आप ये बताइए कि क्या आप जब तुलना करेंगे तो कितना बड़ा भूभाग है, वहां की जनसंख्या क्या है, ये भी ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश टॉप, बीजेपी की सरकार। महाराष्ट्र कुछ दिन भी पहले बीजेपी की सरकार। फिर आ जाइए, आपके पास केरला है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, तो बहुमत में तो बीजेपी क्राइम रेट पे ज्यादा है। चलिए, तो जो आप कह रहे हैं मैं उसको नक्शल में ले जाता हूं जरा गौतम लाहिरी के पास। गौतम लाहिरी, क्राइम रेट ये दिखा रहा है, बेशक कहा जा रहा हो कि 2018 से इन्होंने एनसीआरबी को डेटा प्रोवाइड नहीं कराया, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर आप एनसीआरबी का डेटा देख लीजिए तो आप पाएंगे कि उत्तर प्रदेश जो है बहुत आगे है। आप बाकी राज्यों को भी कंपेयर कर लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर आपको बहुत अच्छा मिलेगा पश्चिम बंगाल का। आपका कमेंट? मेरा जी से जी पूछ रहे जी हैं। जी। हाँ, नहीं, बात यह है कि देखिए रिकॉर्ड का तो बात अलग है, वो तो जो है, लेकिन एक परसेप्शन भी है कि बंगाल में चुनावी हिंसा होते है बहुत ज्यादा। ये बात सही है, ये तो हर बार चुनाव के लिए मुद्दा होता ही है, भ्रष्टाचार और चुनावी हिंसा। ये कौन सा चुनाव नहीं था जिसमें ये मुद्दा नहीं हुआ है? उसका कोई असर नहीं पड़ता है वोटिंग में। मैं तो देखा हूँ जो जीतता है जीतते हैं, ऑपोजिशन पार्टी। चुनावी हिंसा छोड़ दीजिए, नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर। नहीं, नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर जो हिसाब आप देख रहे हैं कि बाकी जगह से तुलनामूलक में कुछ जगह पे बंगाल अच्छा है, कुछ जगह पे खराब है, निश्चित तौर पे ऐसे तो है ही। बहुत सारे एनसीआरबी डाटा जो पुराना डाटा है उसमें से ही है, उसमें ही बहुत सारे ऐसे डाटा है। आप देखेंगे कि जो अटेम्प्ट टू मर्डर, मैंने जो खुद देखा है, अटेम्प्ट टू मर्डर में बंगाल का नंबर ऊपर है, ठीक है, बाकी राज्यों से। ठीक है। अब सवाल यह है, मानव जायसवाल के पास जाऊंगा। मानव जायसवाल, ऐसा अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लोग एकदम संतुष्ट हैं और जय जयकार कर रहे हैं, तब तो किसी तरह का डर ही नहीं होना चाहिए। हमको कहां डर है? हमारे नेत्री को चोट लगा, वो चोटिल है, हम इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं, तो सर वो अधिकार भी नहीं इस्तेमाल करें। बोलिए, आप बोलिए। नहीं, किसने मना किया आपको? किसने कहा? कमीशन पे भरोसा नहीं है? मानव जायसवाल, किसने कहा कि आप शिकायत करने मत जाइए? आप संस्थानों के पास शिकायत करने जाइए, लेकिन संस्थानों के ऊपर बगैर तथ्यों के उंगली मत उठाइए। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। हम तो इलेक्शन कमीशन का सम्मान कर रहे हैं। ये बताइए कि आपके पुलिस अधिकारियों ने जो रिपोर्ट दी उसको कहीं हमला नहीं करार दिया, वो चोट करा, लेकिन आपके कई नेता आते हैं यहाँ पर उसको हमला आज भी कह रहे हैं। सर कौन सी स्टेटमेंट की बात आप कर रहे हैं सर? इलेक्शन कमीशन ने तीन लोगों को, प्रमुख लोगों को हटा दिया उनके गद्दियों से, तो आप बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन बोल रही है सब ठीक है। उन्होंने 31 मार्च का टाइम दिया है सर। हमारे यहाँ जब नड्डा जी के गाड़ी पर अटैक हुआ था, 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने ऑफिसरों को हटाया था। 24 घंटों के अंदर उन्होंने ऑफिसर को हटाया, तो आपको कहां रास आया? वो उन्होंने भी अपने जुरिसडिक्शन का इस्तेमाल किया, उन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल किया। सर हमने हटाया। ठीक है मानव जायसवाल, मैं आपके पास आता हूं। एक अहम खबर बता दूं अपने दर्शकों को। पुरुलिया में बीजेपी के बस पर हमला हुआ है। बीजेपी की बस में तोड़फोड़ की गई है। पथराव की वजह से बस ड्राइवर जख्मी हो गया है। बस से ही भारतीय जनता पार्टी को चुनाव प्रचार करना था। भारतीय जनता पार्टी का टीएमसी पर तोड़फोड़ का आरोप लगा है। चुनाव आयोग से शिकायत करेगी भारतीय जनता पार्टी। अब बोलिए मानव, खुद ही करा लिया उन्होंने। रैली करने लगे यहाँ पे पुरुलिया में, बांकुरा में पहुंचने के बाद भी योगी जी के चेहरे से हवैया हो गया, क्योंकि भीड़ नहीं पहुंची। इनको भीड़ चाहिए, इनको सेवा नहीं करना है। अरे हमला किसने कर दिया? ये बसें कौन तोड़ रहा है? अगर टीएमसी आश्वस्त है अपनी वापसी को लेकर, तो ये बसें कौन तोड़ रहा है? पूछेंगे सर, हम तो इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है सर, पुलिस हमारे हाथ में नहीं है सर।
और पुलिस को हमने स्वतंत्रता हमेशा दी है। अरे हमारे पुलिस आपके 10 हाथ की में नहीं है, सरकार आपका काडर तो आपके हाथ में है ना। पुलिस सबसे ज्यादा स्वतंत्र बंगाल में है। और आपको याद होगा सर विकास दुबे जी का मेरी बात का जवाब दीजिए, ये बसों में तोड़फोड़ कौन कर रहा है? पुलिस ये इलेक्शन कमीशन बताएगी सर। ये बीजेपी सर देखिए, नए बीजेपी पुराने बीजेपी के बीच में झगड़ा है, क्योंकि इन्होंने तो टीएमसी के लोगों को खरीद लिया है। अब इनको बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि उनके अपने लोग अपने से लड़ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं टीएमसी वर्सेस टीएमसी हो रहा है। लेकिन अब मैं जॉन बारला के पास जा रहा हूं। जॉन बारला, मैं उम्मीद करता हूं आपको आवाज आ रही होगी। आवाज नहीं पहुंच रही, आपको बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है मुझे। लेकिन क्या ये आप लोग ये इस हमलों को कैसे देख रहे हैं? क्या शिकायत लेकर जाएंगे आप? किन लोगों ने किया है हमला? देखिए टीएमसी तिलमिला गया है। लोगों का जिस प्रकार से भीड़ होने वाला है उसको इस तरह का दंगा फसाद करके तितर बितर कर रहा है, मतलब तिलमिला गया है। आज मोदी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, आज देखिए हमारे मुस्लिम भाई देखिए 2019 में भी वोट दिए और 2021 में भी वोट देंगे। इसीलिए बोलना चाह रहा हूँ, आज जो मुस्लिम भाई आज खुल के नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? ये अगर निकलेंगे वोट हम ही को देंगे, बीजेपी को ही देंगे, मोदी जी को ही देंगे। लेकिन ये खुल के नहीं निकल रहा है कि अगर खुल के निकल जाएगा, झंडा लेके निकल जाएगा तो यहाँ का जो मौलवी सब ये मौलवी सब हमारा मुस्लिम भाई बहनों को फतवा जारी कर देगा। इसीलिए डर के नहीं निकल रहा है। लेकिन आने वाला ये 21 में मुस्लिम भाई भी हमको वोट देने। नहीं, मेरा सवाल ये था कि यहाँ पे बस में तोड़फोड़ किसने की? आपके पास रिपोर्ट आ गई होगी, शिकायत किसके खिलाफ करेंगे, लेकिन वो जवाब नहीं मिला। मैं अवनीश जी के पास जल्दी से जाऊं और उसके बाद आपको ये बताऊंगा वो 37 सीटें कौन है विधानसभा की, वो 37 सीटें जिन्हें चाबी कहा जाता है। लेफ्ट का दुर्ग जब ढहा था तो ममता ने इन्हीं 37 सीटों के जरिए ढाया था। वहां चलेंगे, लेकिन उससे पहले अवनीश जी जल्दी से। दिनेश जी, बड़ी साफ सी बात है। अभी मानव जी ने कहा कि हमने पुलिस को स्वतंत्रता दे रखी है। बहुत बढ़िया बात, क्या बढ़िया बात कही है। सीबीआई आपके कमिश्नर से बात करने आई थी, पूछताछ करने आई थी, तो ममता बनर्जी सड़क पर बैठ गई थी उसके घर के बाहर। ये एक मुख्यमंत्री ने किया और सुप्रीम कोर्ट को कहा कि यहाँ पश्चिम बंगाल में सुनवाई तक नहीं हो सकती, पूछताछ तक नहीं हो सकती, आसाम ले जाकर के इनसे पूछो। ऐसी है पुलिस आपके कब्जे में, समझे ना? नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात सुन लीजिए, मानव जी सुन लीजिए, बड़ी साफ सी बात है। आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास गए, चोट लगी ममता बनर्जी को। इलेक्शन कमीशन से आप क्या अपेक्षा कर रहे थे कि आपके सिक्योरिटी इंचार्ज को बदलते? वो उन्होंने बदला तो गलत किया, नहीं बदला तो गलत किया। कमाल करते हैं आप। और सबसे बड़ी बात है, आप टेलीविजन चैनल पे बैठ करके बोल लीजिए ग्राउंड लेवल पे मानव जायसवाल को, आपके इस खेल को जनता बहुत बुरी तरह से जवाब दे रही है। वो उनके नैतिकता पे आपको प्रश्न है? आपको उनके नैतिकता पे प्रश्न तो ईडी सीबीआई को ले जाइए सर। क्यों नहीं जा रहे सुप्रीम कोर्ट? जाइए सुप्रीम कोर्ट, जाइए इलेक्शन कमीशन। क्या तकलीफ है? हम स्वतंत्र हैं सर, और बंगाल ही सबसे स्वतंत्र है। लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस। ये यूपी नहीं है कि जहां पुलिस को मार दिया जाता है। यहाँ पे आपके सुबोध राय जी को मार दिया गया। मॉब लिंचिंग आप पुलिसिंग के साथ कर रहे हैं। जब वहां पे विकास दुबे ने कितने पुलिसों को मार दिया? कौन सी सुरक्षा की बात कर रहे हैं हम सर? कौन सी क्राइम की बात कर रहे हैं? क्राइम है कहाँ? चलिए, यहाँ क्राइम नहीं है, यहाँ सब कुछ बढ़िया है। और अभी यहाँ की बात मत कीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कीजिए। मानव जायसवाल का उत्तर प्रदेश पर आज खासा जोर, लेकिन हम आपको ले चलते हैं जंगल महल, पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिमी मिदनापुर। इन जिलों में वो विधानसभा सीटें हैं जिनके बारे में यह कहा जाता है कि जिसने यहां पर बाजी मार ली। ये ट्राइबल बेल्ट है, यहां आदिवासी रहते हैं, ज्यादातर संथाल आदिवासी कुर्मी यहां बहुतायत में हैं, और यह कहा जाता है कि जिसने यहां के लोगों को साथ लिया वो सत्ता तक पहुंच जाता है। ये क्या है यहां का गणित, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, पुरुलिया, बांकुड़ा, बीरभूम, झारग्राम, पश्चिमी मिदनापुर, ये सब आप जो जगह देख रहे हैं ये जंगल महाल का इलाका है। जंगल महाल के इलाके में ये जो दक्षिणी इलाका है, यहां पर टीएमसी का दबदबा रहा है और टीएमसी के पहले लेफ्ट का दबदबा रहा है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि 2018 में पंचायत चुनावों के बाद से यहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना दबदबा बढ़ाती जा रही है और यहां पर जिसने सीटें ज्यादा अपने नाम कर ली, हालांकि तब तृणमूल कांग्रेस से जो सीटें छीनी थी 2019 में लोकसभा सीटों के हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूं,
उसमें वो हिस्सा रह गया था जहां पर तब शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस में रहते हुए अपना दुर्ग बचाने में कामयाब रह गए थे। भारतीय जनता पार्टी उन जगहों पर पेनिट्रेट नहीं कर पाई थी, लेकिन अब उन जगहों पर पेनिट्रेट करके जंगल महाल की ज्यादा से ज्यादा सीटों को अपने हिस्से में करने की कोशिश चल रही है। यहां की विधानसभा सीटें, असल में ये माना जाता है कि यहां जो विधानसभा सीटें हैं उनका आसपास के इलाके में भी असर है। उस हिसाब से अगर कुल सीटों की बात कर लें, असर वाली और वहां की सीटें 55 सीटें, ये 55 सीटें बहुत अहम होने वाली हैं। ये 55 सीटें जिसने जीत ली, और कहा यह जा रहा है कि इस बार छत्रधर महतो को बाकायदे तृणमूल कांग्रेस में शामिल कर लिया गया है। छत्रधर महतो आप जानते हैं, उन्होंने जो कमेटी बनाई थी पुलिस एट्रॉसिटीज के खिलाफ, उसके बाद उनको जेल हुई, 11 साल बाद जब बाहर आए तो तृणमूल कांग्रेस ने उनको शामिल कर लिया अपने यहां। छत्रधर महतो को विशेष रूप से जिम्मेदारी दी गई है कि तृणमूल कांग्रेस को वापस रिस्टोर करें यहां पर। उधर सीपीएम एक बार फिर लगा हुआ है कि हमारा जो दुर्ग था उस दुर्ग को हम वापस अपने पाले में करें, और भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि कदम दर कदम वो धीरे धीरे यहां पर अपनी पैठ जमा रहे हैं। यहां की जो मुख्य समस्याएं हैं वो देख लीजिए। यहां जाहिर है इस इलाके को डेवलपमेंट चाहिए, सड़क पुल पुलिया यहां बनाए गए। 2011 के बाद काम हुआ, हालांकि उस रफ्तार से नहीं हुआ जिसमें कहा जाता है कि दीदी ने 2011 का इलेक्शन जीतने के बाद जब लालगढ़ वो पहुंची थी तो प्रॉमिस किया था कि दिन रात काम चलेगा और विकास मिलेगा। वैसा नहीं हुआ, लेकिन काम हुआ है। रोजगार यहां की बहुत बड़ी समस्या है, घरों तक पानी पहुंचाया जाना है, लेकिन रोजगार के मामले में यह कहा जाता है कि यहां स्कीम्स तो बहुत सारी चलाई जा रही हैं, रूपाश्री योजना, सुबोध साथी योजना, इस तरह की तमाम योजनाएं हैं जिससे लोगों को मदद मिल रही है, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। मतलब बैठे बैठे आप खा सकते हैं, लेकिन करने के लिए कोई काम नहीं है। इधर घरों तक पानी और स्वास्थ्य, ये मुख्य समस्याएं हैं। जंगल में रहने वाले आदिवासियों की उस तरह के इलाके में जो समस्याएं होती हैं वही यहां के लोगों की भी समस्याएं हैं। और 2021 में भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे क्या है? तोलाबाजी, कमीशन, ये हर तरह की योजनाएं तो आपने लागू कर दी। आपने ये भी कह दिया कि इनका फायदा पहुंच रहा है, लेकिन उसमें जो कट कमीशन आप लेते हैं वो यहां पर भी लागू है। और बेरोजगारी यहां की समस्या, इससे हम निजात दिलाएंगे, ये बात भारतीय जनता पार्टी ने बार बार कही है। और ये कहा जाता है कि मुकुल रॉय और दिलीप घोष, इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उधर छत्रधर महतो क्या कह रहे हैं कि मैं कुर्मी समुदाय से आता हूं, 34% यहां पर जो मामला है वो हमारे समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों का है, और भारतीय जनता पार्टी यहां डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश कर रही, वो हम होने नहीं देंगे। जंगल महाल का इलाका कितना क्रूशियल है और जंगल महाल के इलाके में किसकी पैठ इस बार होती हुई दिखाई दे रही है? गौतम लाहिरी जी से अच्छा कौन बता सकता है? गौतम लाहिरी जी, किसका है जंगल महाल? देखिए, 2018 का जो सबसे विवादित पंचायत चुनाव रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग वोट नहीं दे पाए, 1 करोड़ 34 लाख लोग, उस टाइम देखा गया ग्राम पंचायत जो है बांकुड़ा पुरुलिया, ये जंगल महल एरिया, इसमें बीजेपी बहुत अच्छा किया। लेफ्ट को तीसरी स्थान में खदेड़ दिया, बीजेपी ने दूसरी स्थान में आ गया था। तो ग्रास रूट लेवल पे बीजेपी का पकड़ वो समय से जनाधार तय हो रहा था। इस एरिया में तो ऐसे पकड़ है कि देखिए, बांकुड़ा का जो सिटिंग एमएलए तृणमूल का, उन्होंने कह दिया ममता बनर्जी को, मैं चुनाव नहीं लड़ने वाला हूँ, आप कैंडिडेट उम्मीदवार बदल दीजिए, क्योंकि मेरे को कलकत्ता से यहाँ आना मुश्किल है। तो ये सिचुएशन ग्राउंड रियलिटी इस जिला में है। इस जिला में जो 9 सीट है पुरुलिया में खास तौर पे, उसमें और पुरुलिया में बीजेपी बहुत ताकत है। मैं मानता हूँ इसमें कड़ी मुकाबला होगा। तृणमूल को मुश्किल है कि ये जो पहले 2016 में जितना सीट मिला था वो शायद मिलना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी का टारगेट है आदिवासी, ट्राइबल, इस जैसे तृणमूल कर रहा है कि माइनॉरिटी अपीजमेंट, अगर आप बोलते हैं तो बीजेपी कर रहा है आदिवासी तफसील अपीजमेंट। तो वो क्योंकि सीट आपने जो गिनाया वो सीट सबसे महत्वपूर्ण है। 70 सीट अगर माइनॉरिटीज कंट्रोल करता है तो 70 से 80 सीट बंगाल में ये आदिवासी और तफसीली जाति, जिसको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं गौतम लाहिरी। इसको समझिए कि अगर 70 सीटें ऐसी हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि माइनॉरिटी मुस्लिम वोट बहुत अहम रहेगा और वो तृणमूल कांग्रेस या उस तरफ की जो दूसरी पार्टीज हैं उनके बीच में जा सकता है, तो ट्राइबल वोट जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। ये मानकर भारतीय जनता पार्टी बहुत खास मेहनत कर रही है। लेकिन इस पर मानव जायसवाल एक टिप्पणी करना चाह रहे हैं। सर, मैं आपको बता दूं सर, 2011 में जब हमारी सरकार आई थी तो बांकुड़ा वाला जो इलाका है और झारखंड वाला जो इलाका है वो मेओइस्ट और नक्सलाइट से काफी पीड़ित था। हम लोगों ने वहां पे कुर्मी समाज के लिए कुर्मी लैंग्वेज की मान्यता दी, कुर्मली। हम लोगों ने अलिखी लैंग्वेज की मान्यता दी। हम लोगों ने कुर्मी बोर्ड बनाए, हम लोगों ने आदिवासी बोर्ड बनाए, हम लोगों ने बौरी बोर्ड बनाए, हम लोगों ने मागड़ी बोर्ड बनाए, हम लोगों ने मधुबनी सांस्कृतिक अकादमी बनाई, और सर ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने डेवलपमेंट करे।
जहां तक कि स्वास्थ्य का सवाल है, हमने स्वास्थ्य साथी लोगों को दिया। ठीक और है, सर ये मैं सब एक बात बातें तो आप बता वहां दूं, जाकर चुनावी 12 रैलियों में waiting कह ही रहे hearts। होंगे, जो आप सर, लगातार सर, कह रहे हैं। 12 waiting hearts। सर आ रही है सर, हमने हमारी दीदी ने आज ही बोला है सर। ठीक है, सर, आपको बहुत मिला- मिल शुक्रिया आप जाएगा सभी आपको। मेहमानों का। वक्त सर, नहीं है, आप- वरना आप आपसे और जानते हैं वहां क्या क्या किया जा रहा है। आप देख रहे हैं दावे दोनों ही तरफ से हो रहे हैं, कुछ नहीं किया गया, अब हम करेंगे। और दूसरी तरफ ये है कि हमने इतना किया है कि हाँ, हमको कोई हिला नहीं सकता। असलियत जानने के लिए अब बहुत दिन इंतजार नहीं है। आज की कड़ी में इतना ही। हमारे मेहमानों का बहुत धन्यवाद। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।